सभी को नमस्कार। माइक ठीक है या मेरी आवाज वैसे ही ठीक है? Are you getting it properly? Yes. देखो, मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात बिल्कुल नहीं बताऊंगी। जो भी बताऊंगी वो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट के साथ बताऊंगी और मुझे उम्मीद है कि जो भी आज मैं बताऊंगी आप उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी आपकी इस लाइफ के लिए, आगे आने वाली लाइफ के लिए। तो सबसे पहले थैंक यू मैम, थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अपीयर बिफोर दिस ऑनरेबल ऑर्गेनाइजेशन। एंड टुडे व्हाटएवर आई हैव, आई विल ट्राई टू शेयर विद यू। पुलिस का नंबर सबसे लास्ट में आता है, यू नो क्यों आता है सबसे लास्ट में? देखिए, आज जो लेक्चर है ये पोस्ट पर है। पोस्ट क्यों बनाया गया, इसका एक रीज़न है। अगर आप गूगल पर जाएंगे तो इसको बनाने की वजह आएगी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ क्रिएट होती है, एनेक्ट होती है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। आप उसमें देखेंगे विशाखा गाइडलाइंस होगी, लेकिन विशाखा गाइडलाइंस आई क्यों, उसके पीछे भी एक रीजन था। आप गूगल करेंगे भंवरी देवी केस, ठीक है, तो वहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई उसको गवर्नमेंट ने देखा, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, चीज़ें निकल कर आई। विशाखा दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, अगर आप देखेंगे पढ़िएगा आपको पता लगेगा। नो डाउट हमारी जो सोसाइटी है वो आज भी मेल डोमिनेटेड है, आप इसे माने या ना माने, ये प्रैक्टिकल है, इसको हम सब फील भी करते हैं। आप में से कितने ऐसे, मैं सिर्फ टोटली बॉयज से पूछना चाहूँगी, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में जो आपकी मदर, सिस्टर या जो लेडी है वो वर्किंग है? उम्मीद है कि सभी के घरों में हो और होनी भी चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जैसे वो काम खत्म करके घर में आती हैं तो आप ये पूछते हैं कि आप कुछ लेंगे, चाय लेंगे, या थक गए, या खाना खाया या नहीं खाया? बहुत कम। जिस दिन ये सारे हैंड्स अप होंगे उस दिन इस तरह का एक्ट नहीं बनेगा। अगर इसका बहुत डीप मीनिंग है, जिस दिन आप ये फील करने लग जाएंगे कि जैसे हम टायर्डनेस फील करते हैं, हम भी बाहर जाते हैं, डिस्पाइट दैट हम घर का भी काम करते हैं, जहाँ इन दोनों चीज़ों को आप समझने लगेंगे, पर्टिकुलर मेल, उस दिन ये जो पोस्ट एक्ट है, मोलेस्टेशन, रेप, ये सब खत्म हो जाएगा और वो एक दिन आना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। लीगल एक्सपेक्ट पर बात करते हैं कि मोलेस्टेशन क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट के 4 जो कंटेंट्स हैं वो मैम ने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से, दोनों मैम ने बताए हैं। पोस्ट में ये कंपनी का मैटर है और ये इसीलिए आया है ताकि कंपनी का एक्सपोजर बाहर ना हो, क्योंकि बड़ी रेपुटेड कंपनी होती है, जब पुलिस के पास कोई मैटर आता है तो उसमें ये सोचते हैं कि पुलिस के पास अगर मैटर आ गया तो उनकी रेपुटेशन है वो आज सेक पर है, इसलिए ये पोस्ट एक्ट बनाया गया है। पोस्ट एक्ट का पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम शुरू होता है जैसे ही हमने कोई कंप्लेंट थाने में रिसीव की और उस कंप्लेंट में कंटेंट्स हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, तो उस सिचुएशन में हम बिल्कुल इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि अभी तो ये आईसी में है, इट विल टेक 90 डेज, देखते हैं उसमें क्या निकल कर आता है। नहीं, दिस इज योर इंटरनल मैटर। Once the complaint received in PS, we are bound down to register a case. In such type of offences, we have some legal remedies कि we can conduct preliminary inquiry. But in case of molestation, in case of rape, we are bound to register a case and investigate the matter. ठीक है, both are different. हाँ, ये बाद में आता है कि आपकी जो आईसी की रिपोर्ट है वो बाद में एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी ऑफेंसेस क्या क्या हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एक्चुअल में कि ऑफेंसेस हैं क्या। और मैंने एक बात पहले भी बता दी है कि आप ये कहेंगे कि ये तो मुझे पता नहीं था कि ये तो ऑफेंस है और हो गया। अगर आपसे हो गया तो पनिशमेंट तो मिलेगी, ठीक है। कानून ये कहता है कि अगर आप ये कहते हैं कि मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी कि ये ऑफेंस है बट मेरे से हो गया, ignorance of law is not acceptable at any cost. मोलेस्टेशन में, मोलेस्टेशन अब जो हमारा अभी नया कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इसमें कुछ चीज़ों को जो जेंडर बायस थी उनको न्यूट्रल कर दिया है।
354A था सेक्सुअल हरासमेंट, जो पोस्ट में है एक्चुअल वो 354A नाउ 75 BNS है। उसमें ये अगेंस्ट ए मैन है, लेकिन साथ में 354B था कि इन द पब्लिक प्लेस अगर कोई किसी के कपड़े फाड़ता है, किसी के मीन्स एक लेडी के अगर कोई कपड़े फाड़ता है, मॉडेस्टी आउटरेज करता है, तो पहले था ए मैन, अब क्या कर दिया हूएवर। अगर कोई लेडी भी किसी लेडी के कपड़े खींचती है, फाड़ती है, तो ये उस पर अप्लीकेबल है। इसके बाद था 354C ये ब्रिजम, यानी कोई क्लिक करके किसी की फोटो कैप्चर करता है जब वो प्राइवेट एक्ट कर रही है, वॉशरूम, बाथिंग, व्हाटएवर, जो भी पर्सनल है। पहले क्या था ए मैन, अब हूएवर, कोई भी हो सकता है उसमें। तो ये जो सेक्शन है ये पहले पर्टिकुलर ए मैन के लिए थी, बट अब ये सभी के लिए है। स्टॉकिंग में ऑलवेज ए मैन। स्टॉकिंग अगर हम कहें कोई लेडी की मुझे कोई लेडी स्टॉक करती है, वी विल नॉट रजिस्टर ए कंप्लेंट, वी जस्ट इंक्वायरी इनटू द मैटर, बट ए मैन। और कब एक ऐसा नहीं कि एक आदमी एकदम पीछे गए उसके बाद आपने शिकायत देंगे केस रजिस्टर हो गया, नहीं, उसमें भी प्रोविजंस दी गई है। डिस्पाइट दी, अगर लेडी ने ये कह दिया कि आप मेरे पीछे मत आइए, क्लियर इंडिकेट कर दिया, इंडिकेशन उसने दे दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद यू, प्लीज डोंट फॉलो मी। एक बार उसका डिसइंटरेस्ट शो होना चाहिए। Despite that, the person continue follow. We are bound to register a case under 354D. BNS में अभी दूसरी सेक्शन है। एक आइडेंटिटी डिस्क्लोज की बात थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं मोलेस्टेशन और रेप के, तो उसमें सबसे पहले लड़की के लिए उसकी आइडेंटिटी प्रायोरिटी पर रहती है। मेरे घर नहीं पता होना चाहिए, अगर मेरे पड़ोसी को पता लग गया तो वो वैसे ही मार देंगे गन से, कमेंट कर करके। ये लॉ में भी प्रोविजन है, पहले 228 में था, अब 72 BNS में है कि आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम नेवर बी डिस्क्लोज्ड बाय एनीवन, वेदर द अक्यूज्ड और द फैमिली मेंबर्स ऑफ एनी पर्सन। उसमें प्रोविजंस हैं, तो आप कभी भी अगर कुछ ऐसा आपके साथ होता है कि आप सिर्फ इसलिए चुप हैं, उस चीज़ को इसलिए बियर कर रहे हैं कि मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लॉ में क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि कोई ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए अलग से प्रोविजंस हैं। एक सेक्शन और है जिसमें आप लोगों को नहीं पता कि आप डेली बेसिस पर वो ऑफेंस करते हैं। सिर्फ बात इतनी है कि कोई उसकी कंप्लेंट नहीं करता। मोस्टली मैंने स्कूल स्टूडेंट्स को भी देखा है, आते जाते वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी गालियां हैं, जैसे BC MC देते हैं। कईयों से बात भी कि हमने कि ऐसा क्यों करते हैं, नहीं ये तो यूज टू है। अगर आप यूज टू हैं तो आप शायद घर में भी आप इन चीज़ों के हैबिचुअल होंगे, लेकिन नहीं, घर में बिल्कुल नहीं। तो वो जो आपका यूज टू बाहर है वो घर में क्यों नहीं है? इट मीन्स आप इंटेंशनली दे रहे हो। अगर कोई भी आदमी या औरत, ये भी जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है, ये पहले भी था। पहले हमें पता था कि आदमी अगर गाली दे रहा है तो वही लायबल है, नहीं। अगर लड़की को गाली दे रही है, यानी इसमें विक्टिम लड़की ही रहेगी, आदमी नहीं रहेगा। तो कुछ प्रोविजंस फीमेल के लिए ज़्यादा है, मेल के लिए नहीं है। अगर कोई भी इस तरह की गाली देता है, ऐसा नहीं कि अगर मैं जा रही हूँ, दो लड़के खड़े हुए बात कर रहे हैं, आपस में वो कर रहे हैं, उन्होंने मुझे तो नहीं कहा, डायरेक्टली नहीं कहा, बट उन्होंने जो अब्यूज, जो लैंग्वेज यूज की है वो मेरे कानों तक आई है, यानी मैंने उसको सुना है। ये एक ऑफेंस है। अगर मैंने कंप्लेंट दी तो केस रजिस्टर होगा ही होगा। इसलिए पब्लिक प्लेस पर, और पब्लिक प्लेस नहीं, इस तरह की जो ये चीज़ें हैं कि अब्यूज़ करना, गाली देना, हम ये ऑफिस में भी होता है, बाहर भी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं तो हैबिचुअल है, वो हैबिचुअल नहीं होता। अगर हैबिचुअल होता तो अपने बच्चों के सामने देता, घर में देता, पर ऐसा घर में नहीं देखा हमने, ना कभी सुना। अरे वो तो बहुत अच्छे, हम भी पता करते हैं घर में कैसे बहुत अच्छे, तो फिर बाहर उनका बिहेव कैसे चेंज हो जाता है। तो हमेशा इस तरह की बातें यूज़ नहीं करनी चाहिए।
बाहर तो है ही ऑफेंस, ये घर में तो वैसे ही नहीं करेंगे, ठीक है। एक रेप की डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले रेप में आता था, आजकल जो हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन उसके लिए भी 7 फेरे बहुत जरूरी है। अब कानून कहता है कि आपने अग्नि के साथ 7 फेरे ले लिए तो भी आप शादीशुदा कपल हैं। कानून एक ये कहता है कि आपकी मैरिज रजिस्टर्ड है तो भी आप कपल है। लेकिन क्या ऐसा भी है कि आप साथ भी रह रहे, बच्चे भी पैदा कर लिए, शादी नहीं की, तो ये रेप में नहीं आता है। इसमें कुछ बेनिफिट दिया गया है मेल को। आप एक इस एज में हैं, आपको पता होना चाहिए, आपका भी फ्रेंड सर्कल है, आपके भी फ्रेंड्स होंगे, या आप लिविंग में भी रह रहे हो, ठीक है। ये हमारा कानून ये कह रहा है कि नहीं, हालांकि इस पर कोई बहुत अच्छा कानून नहीं बना क्योंकि ये हमारी कल्चर का पार्ट नहीं है, फिर भी हम ये चीज़ अडेप्ट कर रहे हैं, तो इसको रेप की कैटेगरी से अभी बीएनएस में बाहर निकाला है और इसके लिए अलग से एक सेक्शन बनी है 69 बीएनएस। तो ये मत समझिएगा कि ये सेक्शन रेप से अलग कर दिया गया है तो इससे हम बच जाएंगे, सजा इसमें भी 10 साल इंक्रीज कर दी गई है। अब आप ये बताइए कि चलो किसी के साथ, किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट भी हो गई है या मुकदमा भी दर्ज हो गया है, तो ये कंप्लेंट और एफआईआर में क्या कुछ होता है? कंप्लेंट इंक्वायरी होने के बाद खत्म हो सकती है, ये पुलिस ऑफिसर्स की अपनी पावर है, कानून ने बहुत ज़्यादा पावर दी हुई है। लेकिन जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो वो केस खत्म नहीं होता, उसकी क्वेश्चनिंग होगी सिर्फ हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट भी देखेगा कि क्या ये फिट फॉर क्वेश्चनिंग है या नहीं है, क्या विक्टिम किसी दबाव में आकर तो ऐसा एफिडेविट नहीं दे रही कि वही इस चीज़ को खत्म करो, क्योंकि प्रेशर होता है। दूसरा, अगर बाय नेम केस रजिस्टर हो जाता है तो उसका आपकी पर्सनल लाइफ पर और प्रोफेशनल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा। आपको बता दूं, जहां भी आप रहते हैं आपके कंसर्न पुलिस स्टेशन में आपका पूरा बायोडाटा है, आप कौन सी नौकरी कर रही हैं, आपके घर में कितने वर्किंग मेंबर्स हैं, आपके घर में कौन सर्वेंट है, उनकी वेरिफिकेशन हुई या नहीं हुई, टोटल डाटा हमारे पास में। और जब आप बाहर कहीं नौकरी करने जाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, शायद सभी जानते होंगे। अगर पुलिस वेरिफिकेशन, आप ये बताइए कि पुलिस के पास ही क्यों आती है? हम कैसे आपको पकड़कर थोड़ी ना पूछते हैं कि भाई आपने कोई क्राइम किया या नहीं किया, नहीं पता होता ना, कोई दिव्य दृष्टि तो है नहीं, उसका पता करते हैं हम अपने क्राइम रजिस्टर से, जिसमें हम पूरा डाटा मेंटेन रखते हैं। और जहाँ के आप परमानेंट रेजिडेंट है वहाँ के कंसर्न पुलिस स्टेशन में आपका एक रिकॉर्ड बना हुआ है, आप किसी केस में इन्वॉल्व है तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम दूसरी जगह भेजते हैं, अगर कहीं बाहर का अक्यूज है तो उसके कंसर्न पुलिस स्टेशन में भेजते हैं, वहाँ एक प्रॉपर एंट्री हो जाती है। और अगर पुलिस वेरिफिकेशन में आपकी वेरिफिकेशन के आगे रेड पेन में लिख दिया कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन सच एंड सच केस, you will not get any government job, any private job. अब इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे के कैरेक्टर के सामने रेड लाइन आए, क्योंकि ये एक एंटायर लाइफ है उसको स्पॉइल कर देगा। और उस टाइम हमें ये रियलाइज होता है कि काश मैं वो एक्ट नहीं करता या मैं उस एक्ट में सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, क्राइम को करना और क्राइम में इन्वॉल्व होना, अगर आपको ये कहे कि भाई उसने उसको चाकू मारा या उसने उसको अब्यूज किया, मैं तो साथ खड़ा देख रहा था, बस यही कहता कर दे, किया उसने कर दे। मेंसरिया तो आपका यही है कि आप दूसरों के थ्रू क्राइम को करवा रहे हो। तो बीएनएस में ये पर्टिकुलर मेंशन कर दिया कि जो आदमी कर रहा है वो तो है ही है क्रिमिनल, लेकिन उससे जो करवा रहा है, इसमें बच्चे को भी इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से ऑफेंस करवा देते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जे एक्ट है, उसमें बहुत सारी रेमेडीज है बच्चे के लिए। 18 साल से कम है, चाहे मर्डर भी कर दे तो कुछ दिन बाद वो बाहर आ जाएगा। तो अब इसमें उस चीज़ को रोकने के लिए जो भी बड़ा आदमी है, जो इसके पीछे है, मेन जो उसका किंग पिन है, उस पर दबिश बनाने के लिए ये एक्ट में लाया गया है कि उसने तो किया, बट मेन मुलजिम वो भी है जिसने वो एक्ट करवाया। तो ये जो मेंसरिया है, मेंसरिया मीन्स आपको उस एक्ट की नॉलेज है कि अगर ये ऐसे हुआ तो ये चीज़ हो जाएगी। और
पहले जो हम कह रहे थे कि भाई हमें नहीं पता कि ये ऑफेंस है या नहीं, लेकिन ये हो गया। ये सिर्फ 7 साल के बच्चे तक है। पहले 84 IPC था, अभी BNS में हम चेक कर लेंगे तो उसमें ये था कि 7 साल के बच्चे ने अगर कोई भी किसी भी तरह का ऑफेंस कर दिया तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। पुलिस उसमें कोई केस रजिस्टर नहीं करेगी, ना इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन 7 से 12 साल का बच्चा अगर कुछ करता है तो पुलिस ये देखेगी कि उस एक्ट को करने के बाद बच्चे का रिएक्शन क्या था। मान लो एक बच्चे ने उठाया पत्थर मार दिया, या चाकू उठाया मार दिया, और उसके बाद वो कहीं छुप गया, चाकू को छुपा दिया, यानी उसको ये तो पता है कि किया तो मैंने गलत है, तभी तो मैंने यहाँ हाइड किया हर चीज को। तो वो इंटेंशन पर चलता है। तो जो हमारी जो BNS है उसमें एक एक चीज को बहुत एलुब्रेट करके मेंशन किया है कि क्या ऑफेंस है, क्या आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन कौन से ऑफेंस है। ऑफेंस हर वो एक चीज है लॉ में जो बोल दिया कि एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज एन ऑफेंस। कानून ने कह दिया कि आपको ये नहीं करना, तो आपको ये समझो कि आपको नहीं करना, करेंगे तो आपके लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब जो इंटरनल कमेटी की बात है, हम पोस्ट पर ही वापस आ जाते हैं। ये अपनी एक कमेटी है जिसको बनाया गया है। ये काम सिर्फ एम्प्लॉयर का है कि वो किस तरह से इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास कुछ आता है तो हम आपकी कमेटी का कोई वेट नहीं करेंगे, जो भी एक्शन है वो एज पर लॉ लिया जाएगा। ओवरऑल मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप इतने अच्छे एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आप अपनी फ्यूचर पर कंसंट्रेट करें। बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो अनएथिकली जो एक्ट्स होते हैं ना उसमें आपको इन्वॉल्व करना चाहेंगे, चाहे वो ड्रग्स को ले लो, चाहे आप साइबर क्राइम को ले लो, क्योंकि ये ऐसे एक्ट हैं जो बहुत जल्दी सामने आते नहीं हैं। साइबर से रिलेटेड मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, आज के टाइम में जो साइबर क्राइम चल रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो गए इंटरनेट के, और कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है, मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि ऑफेंस क्या है, और ये सोचे कि मैंने मेरे लैपटॉप और अपने मोबाइल से सब कुछ डिलीट कर दिया, पुलिस की तो मतलब ही नहीं है कि पुलिस हमें पकड़ ले। तो ये आपकी अपनी इमेजिनेशन है। जो टेक्निकल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कभी डाई नहीं होते। सब पूरा जो इसका रिकॉर्ड होता है वो हमारे पास होता है, और इनमें इस तरह के केसेस में जो साइबर एक्ट के केसेस हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एक्ट आप देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या ऑफेंसेस हैं। सेक्शन 66 से शुरू हो जाएगा, पता होना चाहिए क्योंकि आप वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं डेली यूज़ में। इसमें आप किसी को भी पिक्चर को मॉर्फ कर कर भेज देते हैं, किसी को भी अब्यूज़ करते हैं, कुछ सेक्सुअली ऐसे रिमार्क्स आप किसी को भेजते हैं, ये सारे IT में आते हैं। पैरेलली ये BNS में भी आएंगे, यानी IPC की सेक्शन तो साथ आएगी, आप IT की जो सेक्शन है वो भी लग जाएगी। और IT में सिर्फ वर्बल जो हमारे एविडेंस है वो काम नहीं देते, टेक्निकल एविडेंसेस है, और टेक्निकल एविडेंसेस में चाहे आप कितना भी कुछ कर लें, पनिशमेंट मैंडेट आप 100% उसमें कन्विक्शन हो जाएगी। तो आप अपने जो गूगल है, जो इंटरनेट है, उसको इस तरह से यूज़ करें, पॉजिटिव वे में यूज़ करें, उसको उसकी डेप्थ में जाकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो डार्क वेब्स हैं उनमें बहुत सारा क्राइम चल रहा है, उसमें इन्वॉल्व ना हो। जो हैबिचुअल क्रिमिनल है वो ऐसे पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन हमें तो अपनी लाइफ को देखकर चलना है, तो बजाय कि हम अच्छा काम उसमें देख सकते हैं वो करें, ना कि किसी गलत चीज़ों में पड़े। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि जो बच्चे की चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपके फ़ोन में इस तरह के कंटेंट्स हैं, या आपने शेयर कर दिए, या आपने डाउनलोड भी कर दिए, कई बार देखने का होता है ना कि कुछ चलो देखते हैं, अगर आपने वो डाउनलोड भी कर दिए तो इस पर पूरी ऑब्जर्वेशन होती है एक हायर अथॉरिटी से, तो उसमें कन्विक्शन हो जाएगी, केस रजिस्टर होगी। और जो हमारा पोक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, देखो ये मूवीज हैं, ये मूवीज हैं, ठीक है, OTT पर हैं बहुत सारी, ये दैट इज ए डिफरेंट थिंग। मैं जो कंटेंट्स की बात कर रही हूँ वो बच्चे की पोर्नोग्राफी से,
ठीक है, यूँ तो बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो आप मैं जो नहीं बोलना चाह रही वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो चीज नहीं, मैं सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी पार्ट ऑफ पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो 18 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं वो उसमें उनके साथ कोई ऑफेंस होता है तो उनको BNS से अलग किया गया है, ठीक है। तो अगर इसमें किसी भी ऑफेंस या मेरे से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप मेरे से पूछना चाह रहे हो जो आपको समझ नहीं आया हो, क्योंकि जहाँ तक मैं सोच रही थी कि मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँ ताकि आपको पता हो कि आज के टाइम में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। इंटरनेट आप यूज़ करें, साइबर क्राइम पीक पर है, ड्रग्स के बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, मोलेस्टेशन और रेप के काफ़ी केसेस हो रहे हैं। तो आप किस तरह से अपने आप को सेफ रखेंगे और किस तरह से आप अगर कुछ होता है तो आप इसका सामना करेंगे, कि पुलिस की हेल्प लेंगे या किस तरह से। तो अगर किसी की कुछ एडवाइस है तो वो भी बता दीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लीजिए। मैम एक और क्वेश्चन, जैसे कि आपने बोला कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हाँ, तो क्या ये भारत में लोग एक्सेप्ट कर सकेंगे क्या कि जैसे सारी वुमेन्स काम करें? और आर्टिकल 15 मूवी ऐसे बनाई थी आयुष्मान खुराना ने, तो क्या डिसबैलेंस क्रिएट हो जाए सोसाइटी में? ऐसा होने का डर है। जैसे यूएस में मेड वगैरह काम नहीं करती, पेनल्टी लगती है, तो ऐसा करना भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम कर रहा है, बट ऐसा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। देखिए, हर चीज़ें तो टाइम तो लेती है हर एक चीज़, और रही बात, हर एक आदमी चाहता है कि उसके घर में इनकम के सोर्स बढ़े। आज के जो टाइम है ना, उसकी जो रियलिटी वो ये है कि हर कोई चाहता है कि ये भी वर्किंग हो। देखो, जो हाई प्रोफाइल फैमिलीज हैं उनकी बात अलग है, ठीक है, हम मिडिल क्लास फैमिली में हैं। वैसे रियलिटी तो हमें तो हाई प्रोफाइल मिडिल और लोगों की पूरी है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो यही है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या शायद सबकी हो सकती है, कि हर आदमी ये चाहता है कि उसके घर में सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। उसके लिए लेडी भी ये चाहती है कि मैं भी थोड़ा काम करूं, लेकिन जब वो ये सोचती है, वो काम करती है, तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डबल हो जाती है, क्योंकि उसको अपने घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, और उसके अलावा जो वो काम करके आती है उसको भी देखना है। तो ये चीज़ डिसबैलेंस ना हो, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? सोसाइटी क्यों उठाएगी? मेल उठाएगा उस घर का, कि अगर ये नौकरी करके आई है तो मैं वैसे ही इससे पूछूं जैसे मैं नौकरी करके आता हूँ। ओके, हम जैसे घर जाते हैं, थके हारे घर जाते हैं, तो घर जाने के बाद और हमारी एक ऐसी मेंटलिटी हो गई है कि बैग रखने के बाद हम कितने भी टायर्ड हो, बैग रखा उसके बाद एक ऐसी फुर्ती आ जाती है कि अब तो ये काम करना है, बच्चे को ये बनाना है, उसका ये करना है। ये एक है ना, इनबिल्ट है ये हमारे अंदर। क्यों इनबिल्ट है? क्योंकि जो हमारी परवरिश है वो ऐसे हुई है कि ये काम हमें ही करना है। लेडीज अपना काम, अपनी ड्यूटीज साथ लेकर जन्म लेती है, ठीक है। मेल को आप डोंट माइंड, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, हमें सिर्फ फीमेल को सिर्फ ये बताया जाता है ये हमारी ड्यूटी है, राइट्स कोई नहीं बताता। बताइए, अगर किसी ने कहा हो तो कि भाई आपके ये राइट्स हैं, बताया आपको? एक्चुअल में तो हम बोल ही जाते हैं कि हमारे कोई राइट्स भी हैं। जिस दिन आप अपने घर में या अपने कलीग्स को थोड़े से उसके राइट्स बताना शुरू कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फर्दर कोई BNS में चेंज की ज़रूरत पड़ेगी, या पोस्ट में कोई, मुझे लगता है ये पोस्ट भी बंद ही हो जाएगा कि इस तरह की कोई चीज़ें इस तरह के हमारे इंडियन कल्चर में नहीं रही है। उम्मीद तो कर ही सकते हैं हम, और जब हम उम्मीद करेंगे तो ही उस एक्ट को करेंगे। यस प्लीज। थैंक यू ज्योति मैम, हमें वो इतना कुछ बताने के लिए। मैम, मेरा एक सवाल था कि मैम कंप्लेंट और FIR में क्या मतलब उसमें फर्क होता है? यस, कंप्लेंट नॉर्मली थाने में कहीं भी जाकर या ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। FIR का प्रोविजन है वो सीधे BNS में है, ठीक है। पहले हमारा BNS जो भारतीय हमारी जो CRPC थी, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर, उसमें 154 CRPC में क्लियरली मैंडेट था कि अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट आपको थाने में रजिस्टर होती है जो प्राइमा फेशिया लगता है कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है, तो SHO कंसर्न स्टेशन हाउस ऑफिसर
आपको वो केस रजिस्टर करना ही पड़ेगा। उसमें प्रोविजंस दो बताए थे कि कुछ में पावर है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, कुछ में पावर नहीं है। लेडी से रिलेटेड केस है हमारे जो मोलेस्टेशन और रेप के, उसमें हमें पावर नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू रजिस्टर ए केस देन इन्वेस्टिगेट द मैटर। इंक्वायरी का मतलब है कि आपने इंक्वायरी खत्म की है, उसके बाद अगर कुछ लगता है आप रजिस्टर कीजिए, अगर उसका डिस्पोजल दे दीजिए यानी फाइल कर दीजिए। उसके लिए अलग से रेमेडीज हैं, आप कोर्ट में परस्यू कर सकते हैं अपने मैटर को, ठीक है। लेकिन एफआईआर रजिस्टर होने के बाद उसकी एक प्रॉपर चार्जशीट जाती है, उसके डिफरेंट मोड है। कैंसिलेशन अगर कुछ ऑफेंस नहीं पाया तो, डिस्क्लोजर भी बनती है, उसकी क्वेश्चन बनती है अगर हाई कोर्ट से हो गया तो, अपेटेड बनती है अगर अक्यूज की डेथ हो गई है तो अपेटेड चार्जशीट बनेगी। और अक्यूज है और आपको चार्जशीट कर रहे हैं, आपने लिखा कि देयर आर सफिशिएंट रीजन टू प्रोसिक्यूट दैट पर्टिकुलर पर्सन अंडर सेक्शन सो एंड सो इन द चार्जशीट, तो आप वो चार्जशीट बोली जाती है, उसमें ट्रायल होता है प्रॉपर। और एफआईआर कभी भी क्वैश पुलिस स्टेशन में नहीं होती, इसका डिस्पोजल वो कोर्ट से होगा। और परमानेंट डिस्पोजल है आफ्टर हियरिंग द मैटर, वो कंसर्न को। और अगर बीच में आपका मैटर सेट हो रहा है या कुछ और चीजें जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें हाई कोर्ट को पावर है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कंप्लेंट और एफआईआर में। ज्योति मैम, तो ये वाली जो कंपाउंडेबल होती है, मतलब इस तरह की एफआईआर्स जैसे सेक्सुअल कोर्ट में सेटल हो जाती है, कोर्ट में सेटल, यस, तो कंपाउंडेबल है, ठीक है। एनीवन एल्स? आई होप कुछ समझ आया होगा। I may request ma'am, we'll first listen to you अगर आपके लिए ठीक हो, उसके बाद हम लोग we can take the questions at the end. I have forgot it. ठीक है, thank you so much. आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने अच्छा नहीं, मैंने ऑलमोस्ट चीजें जो इस मैटर में बताना चाहता हूँ मैंने आपको। थैंक यू थैंक यू सो मच। पुलिस ऑफिसर्स को जरूर इनवाइट कीजिएगा ताकि बच्चों को नई नई जो चीजें हैं उसके बारे में उनको बताया जा सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, प्लीज टेक योर सीट। Thank you so much, ma'am, for your thought-provoking session. Now I would like to invite Dr. Devendra Sharma to present his views on how to manage harassments in higher education. The floor is yours, sir. I'm audible for all of you? Good afternoon, everyone. Now, by all dear students, basically you already heard the various aspects from Bosch, from our esteemed speakers. Now, the important things which I have to discuss with you in this particular area, that's your behavior, culture, and some academic guidelines from UGC, AICT, and our IP University. Now, first I talk about this Bosch Act. Everything you already heard. Importantly, the culture, which is play a very important role. Because whatever we talk about, it's all dependent on culture. What culture you have, either you are in a college or at your home, and whatever you are, your understanding about the things which is very, very important. How you give respect and understand things. And culture create a different kind of atmosphere. It all depends upon you how you create a culture. In the classroom, in the particular, let's say at your workplace or at your home. I just simply take few, you can say, discussion with you. There are certain physical conduct which you can see, it's already discussed by our esteemed speakers about this point. I'm not going to into detail, just for understanding, just for your, you can say,